इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। आओ मानसून आओ, किसान भाइयों की आशाओं का केंद्र बिंदु हो तुम, उनकी जीवन रेखा हो तुम। बरसोगे तो खेतों में होगी हरियाली, बरसोगे तो जीवन में होगी खुशहाली। आओ मानसून आओ। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं का। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी और मैं स्वाति जैन। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। शैलेंद्र भैया, इस मौसम के बारे में आपका क्या कहना है? स्वाति बहन, आज है 20 जून है ना। कहते हैं अधिकतर मानसून 20 जून तक आ ही जाता है, मगर गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि हम तुम सभी किसान भाई से लेकर पशु पक्षी सभी लोग बहुत परेशान हैं। हाँ शैलेंद्र भैया, हमारे किसान भाइयों ने तो अपने खेत की जमीन भी तैयार कर ली है बोने के लिए, और मानसून है कि आ ही नहीं रहा। बिल्कुल, इसमें हम क्या कर सकते हैं स्वाति बहन? इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो हम अपने किसान भाइयों को आज के कार्यक्रम की जानकारी जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में होगी आज की बात योग करें स्वस्थ रहें इस विषय पर, और साथ ही आज की चर्चा भी होगी सांबा की उन्नत खेती इस विषय पर। इसके अलावा मेहमान क्रम भी होंगे शैलेंद्र भैया। बिल्कुल, मेहमान क्रम में होंगे हमारे साथ ग्राम बड़गोना जोशी तहसील मोखेड़ के युवा प्रगतिशील किसान एवं पशुपालक नवीन ठाकरे, और इनसे पशुपालन के अनुभव पर बातचीत की है रजनीश शर्मा ने। और साथ ही मनोरंजन भी होंगे लोकगीत भजनों के साथ, और इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय पर संदेश भी होंगे। बिल्कुल, तो चलिए स्वाति बहन कार्यक्रम किसान वाणी की शुरुआत करते हैं सुंदर से भजन से, जिसे गाया है चंद्रभूषण पाठक ने। चलिए सुनते हैं। अरे साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की, साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। नारी न बन जावे नाव की सुधूरा दुआलो पहल पाँव की, पाँव की सुधूरा दुआलो पहल पाँव की, पाँव की सुधूरा दुआलो पहल पाँव की, पाँव की सुधूरा दुआलो पहल पाँव की। चलिए किसान भाइयों, इस सुंदर से भजन के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग करें स्वस्थ रहें। श्रोताओं, हमारे भारतीय इतिहास में योग एक ऐसी विद्या है जो कई हजार वर्षों से चली आ रही है, और आज भी इसका उतना ही महत्व है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र भैया आपने। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला प्राचीन अभ्यास है, जो एक तरह से हमारे शरीर को लचीलापन तो बनाता ही है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के तनाव को कम करता है, और हमारे शरीर का आंतरिक संतुलन भी इसमें बना रहता है। बिल्कुल, और श्रोताओं, इस योग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग करने से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से बचाव कर हमारे शरीर को निरोगी भी बनाता है, और शरीर को बीमारियों से बचाने और निरोगी रखने का यह सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका भी है। हाँ, इसके नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता दूर होती है, और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। रक्त संचार बेहतर होने के साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। इसे लगातार हमेशा करने से शरीर में जमा होने वाली जो फैट की परेशानी है, या यूँ कहिए जो मोटापा बढ़ रहा है, वो कम होता है, जिससे वजन भी संतुलित रखने में हमें मदद मिलती है। श्रोताओं, जिन लोगों को
किसी प्रकार की बीमारी है उन्हें भी कुछ विशेष आसन करने से राहत मिलती है। जैसे जिन लोगों को कमर का दर्द या गांठिया की शिकायत रहती है उनके लिए कुछ विशेष आसन काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। हाँ भाई भैया, इसके साथ ही जिन लोगों को नींद नहीं आती, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों को नींद की समस्या बनी रहती है, तो ये इसे सोने के पहले यदि हम हल्का योग करें तो इससे नींद की जो समस्या है वो दूर हो जाती है और साथ ही हमें गहरी नींद भी आती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, योग शरीर और मन को जोड़ता है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं, गति, श्वास और ध्यान। इन्हीं तीनों को साधना करने से हमारे शरीर को बल मिलता है और शरीर निरोगी भी रहता है। हाँ, और श्रोताओं, योग नया नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। इसका भारतीय इतिहास अगर हम देखें तो इसके मुख्य रूप से आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए विकसित किया गया था, परंतु वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता शरीर में निरोगी और ऊर्जावान बनाने के रूप में काफी नहीं है। श्रोताओं, एक शोध के अनुसार योग करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे हृदय में सुधार होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, रक्तचाप का सामान्य होता है, तनाव के स्तर में कमी आती है, खुशी एवं कल्याण की भावना की वृद्धि भी हमारे शरीर में होती है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, योग की तकनीक जो है वो 5000 वर्ष से भी पुरानी है। इतना इसका जो अर्थ होता है योग यानी कि मतलब जोड़ना या एक साथ जोड़ना, और इसे करने से शरीर और मन एक साथ रहते हैं। बिल्कुल। योग की विभिन्न मुद्राएं शरीर को लचीलापन, संतुलन और शक्ति को प्रदान करता है तो है ही, साथ ही इसके श्वास लेने के तरीके से मन शांत भी रहता है और हमारे दैनिक जीवन में होने वाले तनाव से भी मुक्ति मिलती है हमें। हाँ, और किसान भाइयों, योग की कई मुद्राएं होती है। शुरुआत में ये सरल और आसान होते हैं और कठिन मुद्राएं भी इसमें की जाती हैं। नियमित अभ्यास करने पर कठिन मुद्राओं को भी और बढ़ा दिया जाता है। इससे बैठने वाली मुद्रा या खड़े होने की जो मुद्रा है, लेटने वाली, पीठ दर्द या पीठ वाली और पेट में बल लेटने की मुद्रा और उल्टी मुद्राएं भी शामिल है। मतलब ये कि पहले जब आप योग शुरू कर रहे हैं तो छोटे छोटे आसान क्रियाओं से करें, बाद में इसको कठिन साधना की तरफ ले जा सकते हैं। किसान भाई, योग के कुछ नियम भी हैं। जैसे आप योग करते हैं तो आसन करते समय जो आसन आप करते हैं उसके समय दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप योग कर रहे हैं तो दर्द नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आसन को थोड़ा धीमा करें या अपने चिकित्सक या योग शिक्षक की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक कहा शैलन भैया आपने। तो श्रोताओं, आप भी योग को अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करें, योग करते रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ यहाँ पे हमारी आज की बात को हम करते हैं विराम, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें। और शैलन भैया बिल्कुल स्वाति बहन, अब आज की बात के बाद अब एक बार फिर से मनोरंजन से जुड़ते हैं और एक चौकड़िया गीत सुनाते हैं अपने किसान भाइयों को देशराज पटेरिया की आवाज में। बिल्कुल। बजत पे जेना बाके चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके चल तन में क्षमा के। लरज रहे मुरे उनके ऊपर, लरज रहे रे मुरे उनके ऊपर, मुरे उनके ऊपर, लरज रहे मुरे उनके ऊपर, बिछिया बांधे ना के चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके चल तन में क्षमा के। पतरे पात्र लोहे के ककेरा,
पतरे पत्र लोहे के कतरा, लोहे के कतरा, पतरे पत्र लोहे के कतरा, लगे दिखात नटा के, चल तन में क्षमा के, बजत पे देना बाके, चल तन में क्षमा के। सुन तन शब्द लगे बरछी से, सुन तन शब्द लगे रे बरछी से, लगे बरछी से, सुन तन शब्द लगे बरछी से, परत करे जे धाके, चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके, चल तन में क्षमा के। गंगाधर एरे के सुन तन, गंगाधर एरे के सुन तन, एरे के सुन तन, गंगाधर एरे के सुन तन, मनमोहन उठ झाके, चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके, चल तन में क्षमा के। लरज रहे मुरे उनके ऊपर, लरज रहे रे मुरे उनके ऊपर, मुरे उनके ऊपर, लरज रहे मुरे उनके ऊपर, बिछिया बांधे ना के, चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके, चल तन में क्षमा के, बजत पे जेना बाके, चल तन में क्षमा के। चलिए किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम से, और मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम बरगोना जोशी तहसील मोखेड़ के युवा प्रगतिशील किसान एवं पशुपालक नवीन ठाकरे से उनकी पशुपालन के अनुभवों पर रजनी शर्मा की बातचीत। तो चलिए सुनते हैं, जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं युवा प्रगतिशील पशुपालक किसान नवीन ठाकरे से, जो तहसील मोखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गोना जोशी में खेती के साथ साथ सफलतापूर्वक पशुपालन करते हैं। तो चलिए पशुपालन के इनके अनुभवों को हम नवीन भैया से जानते हैं। तो नवीन भैया, आपको हमारी ओर से और हमारे सुनने वाले सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। नवीन भैया, काफी अच्छी और व्यवस्थित आपकी ये पशुशाला हमें नजर आ रही है। तो कितना समय हो गया आपको पशुपालन करते हुए? पशुपालन करते हुए मुझे करीब 4 साल हो गए। तो नवीन भैया, इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मेरी एजुकेशन चल रही थी, प्लस खेती में ध्यान देता था। तो खेती से जो आमदनी होना चाहिए हो नहीं पा रही थी, इस वजह से मैंने पशुपालन सहायक रूप में इसका आरंभ किया। काफ़ी संघर्ष के बाद में ऐसा हुआ है। शुरुआती टाइम में 2 गाय थी, फिर धीरे धीरे 2 से 3, 4, फिर बढ़ते बढ़ते आज 15 गाय हो गई है, और आगे भी बढ़ाने का सिलसिला करते रहेंगे आगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज ये जो हम देख रहे हैं कि आपकी पशुशाला में काफ़ी पशु हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये लगभग कितनी संख्या होगी इनकी? इनकी संख्या 15-16 है अभी करीब। 15-16 पशु आपके पास हैं।
तो ये गाय हम जैसे देख रहे हैं कि आपकी बंधी हुई भैंस भी आपके पास है? जी, भैंस 2 ही है, भैंस ज़्यादा नहीं है, गाय है 15-16। तो ये जो हम गाय देख रहे हैं कौन सी नस्ल की है? एचएफ की है, कुछ गिर की है, दोनों आधी-आधी है करीब। और भैंस? भैंस 2 ही है, मुर्रा है दोनों। अच्छा नवीन भैया, आपको इनसे कितने दूध की प्राप्ति हो जाती है? इनसे मुझे करीब एक गाय से 8 से 9 लीटर दूध निकाल लेते हैं हम। तो कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो? कुल उत्पादन की बात करें तो करीब अभी 50 से 55 लीटर हो रहा। कुछ गाय जनी है, कुछ अभी जनने वाली है, इस वजह से 50-55 लीटर दूध की प्राप्ति हो जाती है अभी। और लगभग कितनी आय प्राप्त हो जाती है आपको दूध के विक्रय द्वारा? दूध से आय का तो ऐसा है करीब 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की बचत हो जाती है। यानी आपने जो सहायक धंधे के रूप में पशुपालन का जो चुनाव किया, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। हाँ, मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है, फिर मेहनत भी करना पड़ता है उसके लिए। पशुओं के लिए आप चारे का प्रबंध कैसे करते हैं? पशुओं के लिए चारा ऐसा रहता है कि समय समय पे चारा डालना पड़ता है। गर्मी के समय में गर्मी वाला चारा, बारिश में बारिश वाला। अच्छी आय आप प्राप्त कर रहे हैं पशुपालन द्वारा। नवीन भैया ये बताइए कि पशुओं को आप आहार किस तरह देते हैं, आप उन्हें क्या खिलाते हैं जिससे आपको पशुओं से अच्छी मात्रा में दूध की प्राप्ति हो? तो गाय को तो सबसे शुरू में खली, चूनी, तेल वगैरह पिलाना पड़ता है, गुड़ वगैरह, गेहूं का पिसा हुआ आटा, कैल्शियम, चारा रहता है खेती से आया हुआ हरा चारा, मक्का का आटा, बाकी सोयाबीन वगैरह, ये सब मिक्सचर करके खिलाते हैं उनसे ताकि दूध की अधिक प्राप्ति हो। और इनको समय समय पे नहलाना, देखभाल करना पड़ता है। कोई जानवर बीमार हुआ तो उनसे पहले उनको देखते हुए समय के साथ साथ पहले ही उनकी आयुर्वेदिक दवाई करना पड़ता है। कुछ ऐसी समस्या आई गाय के साथ में तो नज़दीक में पशु अस्पताल भी है जहाँ डॉक्टर आते हैं, घर पे इलाज करके चले जाते हैं। उससे काफ़ी हमको राहत मिलती है, इलाज वगैरह हो जाता है उनका टाइम टू टाइम। साथ में एक बात और, जो हम कैल्शियम खिलाते हैं गाय को तो उससे क्या रहता है, जनते वक्त गाय को परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती और उसके साथ साथ दूध में अधिक प्राप्ति होती है। उनका जो शरीर है बना रहता है, कमजोरीपन दूर रहता है। इस वजह से कैल्शियम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी को कैल्शियम खिलाना चाहिए अपनी गायों को। कम से कम जनने के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए खिलाना, तो ताकि गाय का शरीर बना रहे। शरीर बना रहेगा तो उसमें दूध की प्राप्ति अधिक होगी। खेती में आप क्या क्या लगाते हैं? खेती में गेहूँ, मक्का, मौसमी फसल और अपना सब्जी वगैरह रहती है। अच्छा उत्पादन मिल जाता है आपको इनका? हाँ, अच्छा उत्पादन मिल जाता है। पशुओं से जो गोबर हमको प्राप्त होता है उससे खाद बनती है और वो खाद से सब्जियों में काफ़ी उत्पादन बढ़ता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है। उससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है उससे और उत्पादन बढ़ के मिलता है। नवीन भैया, बहुत ही अच्छी चर्चा आप पशुपालन के अनुभवों पर हमसे कर रहे हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर सभी किसान भाई खेती करते हैं तो उसके साथ साथ में पशुपालन ज़रूर करें। पशुपालन करने से साथ साथ हमें अपने आय में भी वृद्धि होगी और हम अपने पशुओं से जो हमको गोबर प्राप्त होता है और उससे जो खाद हम खेत में डालते हैं उससे खेत में काफ़ी उत्पादन की बढ़ोतरी होगी, जिससे हमें काफ़ी लाभ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट करें। तो नवीन भैया, आपने अपने पशुपालन के अनुभवों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। चलिए किसान भाइयों, इस मेहमान क्रम के बाद अब एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको सुनवाते हैं चैतराम परस्थे और साथियों की आवाज़ में ये कर्मा गीत।
चलिए किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से। सांवा की उन्नत खेती। किसान भाइयों, सांवा यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सांवा पौष्टिक और मोटा अनाज है और सबसे विशेष बात यह है कि सांवा कम से कम पानी में तैयार होने वाली पारंपरिक फसल है। बिल्कुल किसान भाइयों, इसमें सिंचाई की आवश्यकता दूसरी फसल की अपेक्षा कम होती है। सांबा की खेती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसकी खेती विशेष तौर पर की जाती है। किसान भाइयों, सांवा मोटे अनाजों में से एक अनाज है और केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा भी दे रही है। और तो और शैलेंद्र भैया, अब तो कई बड़ी कंपनियां मोटे अनाज के उत्पाद भी बनाने लगी हैं। बिल्कुल स्वाति बहन, ऐसे में हमारे किसान भाई जून से जुलाई के बीच सांबा, कोदो जैसे मोटे अनाज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई, अभी अच्छा समय भी है सांबा की उन्नत खेती करने का। तो शैलेंद्र भैया, हम आज की चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ स्वाति बहन, किसान भाइयों, सांबा की उन्नत खेती में भी भूमि की तैयारी, बीज बोने का सही समय, उन्नत किस्में, खाद, उर्वरक, कीट रोग, सिंचाई, इन सब का भी बड़ा ध्यान रखना आवश्यक होता है। और तभी तो हमारे किसान भाई सांबा की उन्नत खेती अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सांबा की खेती मैदानी और पर्वतीय छोटे छोटे खेतों में की जाती है। बिल्कुल किसान भाइयों, सांबा की उन्नत खेती से अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। खेत में कतार से बुआई करना है तो बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और भैया, छिड़काव पद्धति से बुआई के लिए 12 से 15 किलो प्रति बीज हेक्टेयर होना चाहिए यदि आप छिड़काव पद्धति से बुआई करना चाहते हैं। तो बिल्कुल किसान भाइयों, सांबा की बुआई का सही समय 15 जून से 15 जुलाई तक का होता है और अभी सही समय है बुआई का। किसान भाइयों, सांबा की बुआई ज़्यादातर छिटकवा विधि से करना अच्छा होता है, लेकिन बुआई कूड़ बनाकर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए और कुछ स्थानों पर हम रुपाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बुआई के पहले फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम या फिर कार्दोकिक्सिन का 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, सांबा की IP 149, UPT 8, IPM 97, IPM 100, IPM 148, IPM 151 जैसे किस्मों के बीजों से बुआई करना अच्छा होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, सांबा की खेती में खाद और उर्वरक का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। 50 से 100 क्विंटल कंपोस्ट खाद के साथ साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के पहले और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 25 से 30 दिन बुआई की खड़ी फसल में देना चाहिए। बिल्कुल। और जैव उर्वरक का आप उपयोग करना चाहते हैं तो जैव उर्वरक में एग्रो बैक्टीरियम, रेडियोबैक्टर और एस्परजिलस आवामूरी से बीजोपचार 10 ग्राम प्रति बीज की दर से करना चाहिए। शैलेंद्र भैया, खाद उर्वरक के बाद अब बात आती है सिंचाई की। बिल्कुल। सांबा की खेती में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह खरीफ की फसल है। लेकिन जब पानी नहीं बरसता है भैया, तो फूल आने की अवस्था में एक सिंचाई करना अच्छा होता है या हमें एक सिंचाई कर लेना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, जल भराव होने पर जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्वाति बहन, हर फसल की तरह इस फसल में भी कीट और रोग होने की संभावना होती है, जिसकी रोकथाम भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सांबा की फसल में कंडवा रोग और तना मक्खी कीट हमें ज्यादा देखने में आता है। और कंडवा रोग फफूंदी नाशक रोग है और यह रोग हमें पौधों की बालियां आने पर दिखाई देती हैं। बिल्कुल। इस रोग की रोकथाम हमें बुआई से पहले कार्बेंडाजिम और कार्बोकिक्सन फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। इसमें कंडवा रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, सांबा की फसल में तना मक्खी कीट का भी फसल में बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, तना मक्खी से फसल की उपज को नुकसान पहुंचाते हैं कीट, और ये कीट की इल्ली तना के मध्य भाग से पहुंचकर तना को ही सुखा देती है, जिससे फसल की उपज को बहुत नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण में बीजों को बोने के पहले क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा 25 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और कीट प्रतिरोधी किस्मों का ही प्रयोग करें भैया, और कीटों से रोकथाम जरूर करें। तो ये थी हमारी आज की चर्चा सांबा की उन्नत खेती। और अब हम
फिर जुड़ते हैं हमारे मनोरंजन क्रम से। मनोरंजन से जुड़ते चौथी बहन, और अब सुनवाते हैं अपने किसान भाइयों को राम प्रसाद अहिरवार और साथियों की आवाज में सुंदर सा सहरा गीत। मगर उसके पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। तो स्वाति बहन, अब देखिए, अब घड़ी की सुइयां बता रही कि अपने किसान भाइयों से विदा लेने का समय हो गया है। तो मैं शैलेंद्र भैया और मैं स्वाति बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।